चलिए सर आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए पर आता है। स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए, 4 मार्क की वेटेज है इसकी। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द ईयर 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने इन दो केसेस में रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। पॉइंट नंबर 1, अरशद एंड इमारती गोल्ड मर्चेंट, यानी कि यूएई का रहने वाला है, पाकिस्तानी नहीं है। Arshad, an Imarti gold merchant, arrived in Pakistan for the first time on 15 March 2023 and departed the country on 30 September 2023. अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए और पार्ट ए में एडजस्टमेंट नंबर 1। सर बात हो रही है टैक्स ईयर 2024 की। तो टैक्स ईयर 2024 का मतलब है कि 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024। अब ये पाकिस्तान में कब आया? सर ये पाकिस्तान में आया है 15 मार्च को, और 30 सितंबर 2023 तक ये पाकिस्तान में रहा। तो मार्च के कितने दिन बनेंगे? सर मार्च के दिन रेलिवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो टैक्स ईयर 2023 में फॉल कर रहा है। टैक्स ईयर 2024 तो 1 जुलाई पे स्टार्ट हो रहा है ना। तो हमारे पास, जी जी, ये कहाँ लिखा है? वो एडजस्टमेंट नंबर 2 है। सर जुलाई 2023 के 31 दिन, अगस्त 2023 के 31, ये हमें पता है कि हर महीने में 30 31 दिन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सितंबर 2023 में तो ये बन गए 92 डेज, ये बन गए 92 डेज। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो अरशद है ये एक इमारती है, ये एक इमारती है। चूंकि ये इमारती है तो इस पे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का बाकी कोई क्राइटेरिया रेलिवेंट रहता नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन रेजिडेंट। सही है, समझ आ रहा है ना हमें? सर एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहता है चैंग ली, a Chinese sugar manufacturer, arrived in Pakistan on 1 March 2023. During his stay until 1 September in Pakistan, he resided in Sargodha, Punjab until 31 May 2023. And thereafter, until his departure from Pakistan, he stayed in Godki, Sindh. Assume that the calendar year serve as his special tax year. Assume that the calendar year serve as his special tax year. देखो इस केस में पहले आपने ये देखना है कि हमें सवाल में दिया हुआ है टैक्स ईयर 2024 और इस बंदे का कैलेंडर ईयर है। तो इसका मतलब है कि इसका जो टैक्स ईयर 2024 है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर तक एंड होगा। 2021 22 23 24 कौन सा? 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। सर 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024, इसको जरा रीड करें लॉ के तरीके से। सर ये स्पेशल टैक्स ईयर 25 बन जाएगा। अगर 1 जनवरी 24 से लेकर 31 दिसंबर 2024 है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर 24 थोड़ी है, ये स्पेशल टैक्स ईयर 2000। आपको समझ आ रहा है क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? ये टैक्स ईयर 1 जनवरी 24 से 31 दिसंबर 2024 तक, स्पेशल टैक्स ईयर 25 कैसे बना है? यहाँ तो 24 लिखा है। अगर 1 जनवरी 24 से लेकर 31 दिसंबर 2024 मेरा साल है तो इसे टैक्स ईयर 24 कहूंगा या 25 कहूंगा? आपको समझ आ रहा है क्या बात हो रही है? बताए ना मुझे क्यों 25 बनाई है। सर अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछें।
यहाँ इतने कंफर्टेबल माहौल में हम अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आईकेएफ के एग्जामिनर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? किसको समझ नहीं आ रहा ये 25 कैसे बन गया? आपको वाकई में समझ आ रहा है नहीं? देखो, स्पेशल टेक्स्ट ईयर को रीड करने का तरीका होता है, स्पेशल टेक्स्ट ईयर को डिनोट करने का तरीका होता है। रीड करना, डिनोट करना मतलब उसको नाम देने का तरीका। स्पेशल टेक्स्ट ईयर के केस में नाम देने का तरीका यह है कि आप ये देखते हो कि जो ईयर एंड डेट है ना, वो ईयर एंड डेट किस नॉर्मल टेक्स्ट ईयर में फॉल कर रही है। सर इसकी ईयर एंड डेट है 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 24 से 30 जून 2025 में फॉल करती है। ये जो 31 दिसंबर 2024 की डेट है ना, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 में फॉल करती है। ये नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2025 है, तो इसका नाम भी स्पेशल टैक्स ईयर 2025 हो जाएगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है स्पेशल टैक्स ईयर 2024 कि स्पेशल टैक्स ईयर 2024 कौन सा है। सर स्पेशल टैक्स ईयर 2024 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 वाला पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग डेट है ना, ये फॉल करेगी नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023 के दरमियान। क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 है, तो इसे हम नाम देंगे स्पेशल टैक्स ईयर 2000। सर क्या कर रहे हैं आप? गलत लिख दिया मैंने। सर 31 दिसंबर 2023 की डेट, 31 दिसंबर 2023 की डेट फॉल कर रही है नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 के दरमियान। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 है। ये नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 है, तो इसे हम स्पेशल टैक्स ईयर 2024 का नाम। और ये तो लीगल तरीका है। एक जुगाड़ तरीका भी है। जुगाड़ तरीका क्या है कि अगर ईयर एंड 1 जैन से लेकर 30 जून के दरमियान कभी भी आ जाए, 31 जनवरी पे आ जाए, 28 जनवरी फरवरी पे आ जाए, 31 मार्च पे आ जाए, 30 जून पे आ जाए, अगर ईयर एंड 1 जैन से 30 जून के दरमियान आ जाए, इसे तुम रीड करोगे विद द सेम कैलेंडर ईयर। यानी कि ईयर एंड के साथ जो भी कैलेंडर ईयर चिपका हुआ है वही तुम्हारे ईयर एंड का नंबर बन जाएगा। और अगर तुम्हारा ईयर एंड 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक फॉल कर रहा है, तो फिर इसको रीड करने का तरीकेकार ये था, जुगाड़ ये था कि इसे हम रीड करेंगे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। यहां देखो, ये 30 जून 2024 है, यानी कि ये यहां फॉल कर रहा है, तो इसे रीड करना है सेम कैलेंडर ईयर से। तो यहाँ क्या था 2024, तो ये टैक्स ईयर 2024 है। ये 31 दिसंबर 2023 है, ये फॉल कर रहा है इन डेट्स में, तो इसे रीड कैसे करेंगे नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से। तो चूंकि ये 31 दिसंबर 2023 है, स्पेशल टैक्स ईयर 2024 का नाम देंगे। सर ये समझ आ रहा है? मैं कौन सी क्लास है तुम्हारी? बढ़िया। लेट नहीं, बहुत लेट हो। सर तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल टैक्स ईयर 2024 की। स्पेशल टैक्स ईयर 2024 का मतलब है कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। नहीं समझ आया पूछ लो अभी भी। आपको समझ आ गया मैडम? अब ये कब आया कब गया? कह रहे है चाइनीज, चेंगली नाम है इसका। कुछ दिन सरगोदा में रुका, फिर गुटकी चला गया। पाकिस्तान में आके आप कहीं भी घूमो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोयटा जाओ, लाहौर जाओ, कराची आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब आया सर पाकिस्तान में? 1 मार्च पे आया है, और 1 सितंबर तक गया है। तो हमारे पास मार्च 23 के 31 दिन, अप्रैल 23 के 30 दिन, मई 23 के 31 दिन, जून 23 के 30 दिन, जुलाई 23 के 31 दिन, अगस्त 23 के 31 दिन, और सितंबर 23 का 1 दिन। 1 दिन कैसे? ये 1 सितंबर तक पाकिस्तान में ना सर, 1 सितंबर तो वो चला गया। सर डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, फुल डे काउंट होगा। डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर,
फुल डे काउंट होगा। तो ये टोटल कितना बन गया 180, और चूंकि 185 बन गया तो अब ये क्या ये समझा आप जी? सर अगर एजे के और गिलगित बल्तिस्तान में स्टे करे तो फिर ये पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। अगर आपका एग्जामिनर कह देता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान या एजे के चला गया तो ये पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान एजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की ऑक्युपाइड टेरिटरी है, लीगली पाकिस्तान की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान की टेरिटरी काउंट नहीं की जाएगी। कहाँ पढ़ा है सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स में हमने ये पढ़ा है कि इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में चार चीजें हैं। वो परचेजेस जो आपने पाकिस्तान में की अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उस पर आपको इनपुट टैक्स मिलेगा। वो इंपोर्ट जो आपने पाकिस्तान में की अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उस पर आपको इनपुट टैक्स मिलेगा। वो एफईटी जो आपने गुड्स और सर्विसेज पे पे किया अंडर द एफईटी लॉ अंडर द वेट मोड, वो आपके लिए सेल्स टैक्स का इनपुट टैक्स है। और चौथी चीज कि अगर आपने आजाद जम्मू एंड कश्मीर में सेल्स टैक्स पे किया एज पर द आजाद जम्मू एंड कश्मीर सेल्स टैक्स लॉ, तो वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के सेल्स टैक्स लॉ के तहत आपने सेल्स टैक्स दिया है, लेकिन हम उसको पाकिस्तान में आपको इनपुट टैक्स अलाउ करवा देंगे। वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, वो पाकिस्तान का कानून नहीं है, वो एजेके का कानून है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंसस के तहत उसको एज अ इनपुट टैक्स कंसिडर कर लिया जाएगा। वो पाकिस्तान की टेरिटरीज नहीं है। कॉपी कर ले सर इसे। आपने एक बात बोली थी कि कहीं और का रिजल्ट नहीं हो। इस सवाल का पार्ट बी में डिस्कस कर लेता हूँ। पार्ट बी में क्या है, कहता है गफ्फार बख्श responding to a notice from Commissioner Inland Revenue has preferred to settle his case by filing an offer of settlement before the Assessment Oversight Committee। कह रहा है एक इंडिविजुअल है गफ्फार बख्श, उसको कमिश्नर की तरफ से नोटिस आया और कमिश्नर को नोटिस का जवाब देने के नतीजे में इसने कहा कि भाई मैं अपना केस सेटल कर रहा हूं बाय या बिफोर द अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी एओसी under the provision of income tax ordinance explain Ghaffar Buck's position in each of the following independent situation. If assessment oversight committee reaches क्या ही है इससे क्या होता है, इसको उर्दू समझ आ जाएगी? आते जाती है सबटाइटल भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे रहा अलाउ कर। खैर कहता है कि आप इनकम टैक्स की रोशनी में गफ्फार की पोजीशन बताएं कि क्या होगा अगर एओसी ने जो भी कंसेंसस यानी कि जो भी डिसीजन लिया गफ्फार उसे एग्री करे तो क्या होगा, और गफ्फार उसे एग्री ना करे तो क्या हो रहा होगा। अब ये वही आंसर कर सकता है जिसने ये एरिया वाला सीन है जो कमेटी बनती है सब इसमें इतना होता है अगर वो मतलब से एफबीआर वाले को बताएंगे कि आपकी बस इतनी के स्ट्रैटेजी बनती है और इसे फाइनल कर देंगे, तो अगर वो एग्री करता है तो फिर भाई उसकी फाइनल एक स्ट्रैटेजी बनेगी और मतलब कोई फिर वो आगे केस या कुछ नहीं कर सकता कि मेरी गारंटी से कम बनती है या यस ऐसा ही है। ये हिस्सा आपने रिटर्न असेसमेंट अपील असेसमेंट रिकॉर्ड और ऑडिट के चैप्टर में पढ़ा होगा। ये मैंने आपके सामने आपकी स्टडी टेक्स्ट ओपन किया है, तो स्टडी टेक्स्ट में एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस सेक्शन 122 है जिसमें इसका जिक्र लिखा हुआ है। ये प्रोसीजर समझा देता हूँ होता क्या है कि भाई मैंने अपने किसी साल की इनकम के अंदर लेट से 2 नंबरी करके कम इनकम रिपोर्ट कर दी और मेरा केस पकड़ा गया। अब जब मेरा केस पकड़ा जाएगा ना तो कमिश्नर मुझे नोटिस इशू करेगा कि भाई ये इनकम तुमने गलत कैलकुलेट किया है या इस इनकम के ऊपर तुमने टैक्स पे नहीं किया। एक तो तरीका ये है कि मैं उसके साथ आर्ग्यू करूं, उसके नोटिस का जवाब दूं, फिर वो नया नोटिस इशू करेगा, फिर जवाब दूं और वो मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपना गलती मान लो और अपनी गलती एक्सेप्ट करके ये मैटर एक कमेटी है असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी उसके आगे रेफर कर दो कि भाई आप जो भी फैसला लेंगे मैं उससे देख लूंगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर कमेटी ने फैसला लिया और आप उस फैसले से एग्री करते हो तो फिर आपका जो टैक्स बनता है, जो डिफॉल्टर चार्ज बनता है, जो पेनल्टी बनती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने खुद एग्री की अपनी गलती, अब आप इसको फर्दर अपील में नहीं ले जा सकते। और एक रास्ता ये भी है कि कमेटी ने एक डिसीजन लिया, आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप उस मसले को भी अपील में ले जा सकते हो, यानी कि कमेटी की बात ना मानो, नोटिस के जवाब के अगेंस्ट अपील में चले जाओ। यही बात है इस सारी हेडिंग्स में लिखी हुई है।
देखो, we are a taxpayer in response to a notice issued for assessment, amendment of assessment, intent to settle his case. एक बंदा है जिसको एफबीआर का नोटिस आया, कमिश्नर का नोटिस आया, वो मामला खत्म करना चाहता है, सेटलमेंट करना चाहता है. He may file offer of settlement in the prescribed form before the assessment oversight committee, hereinafter referred to as committee, in addition to filing reply to the commissioner. तो कमिश्नर के नोटिस का जवाब दे दे और अपना मैटर ओवरसाइट कमेटी के आगे रख दे. The committee, after examining the aforesaid offer, may call for the records of the case, and after providing an opportunity of being heard, may decide to accept or modify the offer of the taxpayer through consensus and communicate its decision to the taxpayer. तो कमेटी आपसे सारा रिकॉर्ड मांग लेगी, आपको बुला के आपकी बात भी सुनेगी और कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी आपकी मर्जी का या आपकी मर्जी के अगेंस्ट. अब कमेटी ने एक डिसीजन ले लिया, दो बातें होंगी, या तो टैक्स पेयर इज सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमिटी, या फिर कमिटी इज हैज नॉट बीन एबल टू अराइव एट एनी डिसीजन, और वेयर द टैक्स पेयर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन. अगर तो आप कमिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड हो तो आप अपना टैक्स जमा कराओगे, इस पे पेनल्टी पे करोगे, इस पे डिपॉजिट चार्ज पे करोगे. कमिश्नर कमिटी की निगरानी में, कमिश्नर कमेटी के कहने के ऊपर जो भी कमेटी ने टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया है उस हिसाब से आपका ऑर्डर पास कर देगा, यानी कि आपका रिटर्न अमेंड कर देगा. क्योंकि आपने खुद ही एक्सेप्ट किया अपनी गलती को, खुद ही कमेटी के पास ये मैटर लेके गए हो, तो अब आपने अपना राइट टू अपील वेव कर दिया. अब आपने अपना राइट टू अपील वेव कर दिया और फिर कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, बस जो आपने एग्री किया वो चुपचाप पे कर दोगे, पेनल्टी डिफॉल्ट चार्ज पे कर दोगे. अगर आप कमेटी के डिसीजन से, कमेटी के कंसेंसस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर क्या होगा? The case shall be referred back to the commissioner for decision on the basis of reply of the taxpayer in response to the notice. तो जो कमिश्नर को आपने जवाब दिया था नोटिस के नतीजे में, उसके जवाब के अगेंस्ट कमिश्नर जो भी आपको ऑर्डर वगैरह फाइल पास करे, फिर आप देख लो कि आपको अपील में जाना है या नहीं जाना है. ये प्रैक्टिकली कब रेलेवेंट है? भाई बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि हाई नेटवर्थ और हाई रेपुटेशनल इंडिविजुअल्स वगैरह होते हैं. उनका अगर इस तरह का कोई मैटर फंस जाए, उनको पता है यार हम अपील वगैरह में जाएंगे तो हो सकता है कि मीडिया हाईलाइट बने, हो सकता है कि हमारी बदनामी वगैरह हो, तो एट टाइम्स इस मामले को क्लोज करने के लिए फिर ओवरसाइट कमेटी के थ्रू सेटल कर देते हैं, टैक्स भी पे कर देते हैं. लेकिन वो चाहते हैं कि भाई कोई पब्लिक इशू ना बने, हमारी रेपुटेशन हिट ना हो, फिर वो इस तरह की सेटलमेंट को अप्रोच कर रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे जो सवाल था कि उसके अगर वो एग्री कर जाता तो क्या होगा, अगर वो एग्री नहीं करता तो क्या होगा, तो इसमें ये वाले दो पैरास लिख देते हैं कि अगर एग्री कर देंगे तो ये चार बातें, टैक्स, पेनल्टी, डिफॉल्ट चार्ज देना पड़ेगा, कमिश्नर ऑर्डर पास करेगा, आप अपील वगैरह नहीं कर सकते. और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप कमिश्नर के नोटिस का जवाब दो, फिर कमिश्नर जो फैसला करेगा उसके अगेंस्ट अपील वगैरह देखी जाएगी. वकील के पास तो शायद बढ़ गए होंगे. सर ऐसे कोई सवाल आते हैं जो बिल्कुल हमें नहीं